नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड का मार्केट अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है और MCX पर गोल्ड का भाव करीब 300 रुपए ऊपर है। 48,000 के स्तर को मार्केट ने पार कर लिया है और इस वक्त 48,200 रुपए के करीब गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। सवाल यह है कि अचानक गोल्ड में इतनी हरियाली क्यों आई है और गोल्ड की ये तेजी कितनी टिकाऊ है। सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हैं और सुनंद सुब्रमण्यम है। सुनंद, बताइए, गोल्ड की ये तेजी अभी जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं करीब 300 रुपए की, ये तेजी आपको गोल्ड की कितनी टिकाऊ लगती है? देखिए, बात अगर गोल्ड की करें तो गोल्ड का मार्केट मेजरली जो फेड का मिनट्स का जो एक्सपेक्टेशन था, जो एसेट परचेज की बात कर रहे थे, वो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। और मार्केट में ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार इस साल जो सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी होगी, जो बाइंग एपेटाइट रहेगा गोल्ड मार्केट्स में, गोल्ड बुलियन में, वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रहेगा। तो ये एक खास वजह है जिसके वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है मार्केट में। तो मेरा रिकमेंडेशन है एक अच्छा खरीदारी का लेवल 48,100 लेवल्स पे एक अच्छा खरीदारी का मौके बनते दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने 48,000 पे पहले दिया था, बट काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने की वजह से 48,100 के लेवल्स पे एक अच्छा खरीदारी बनते दिखाई दे रहा है। 48,400 तक आप टारगेट रख सकते हो और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 47,900 के आसपास रख सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड मेरा बुलिश ही है मार्केट में। 48,400 तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है और आप कह रहे हैं कि इसमें और तेजी बढ़ सकती है। अनुज जी, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बिल्कुल करंट रेट पर, ताजा भाव पर गोल्ड में कोई ट्रेड बन रहा है क्या आज शाम के लिए, क्या कहेंगे आप? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरीके से फंडामेंटल अपडेट्स हुए हैं फेड को लेकर, चाइनीज सेंट्रल बैंक को लेके, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं गोल्ड के लिए। और यहाँ पे डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है, तो हमारी राय में करंट रेट से गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि गोल्ड में इवनिंग तक 48,300 48,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि 1820 से लेकर $1825 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी करंट रेट से हमें लगता है खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 70,000 से लेकर 70,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड और सिल्वर में हम पिछले वीक एक हमने रिकवरी देखी थी, उसका अब आगे बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि अभी लगता है कि आगे भी एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं और टेक्निकल बाउंस बैक आया है, मुझे लगता है कि आगे भी रैली करता हुआ दिखाई देगा। तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ओके, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग का ट्रेड यहां पर गोल्ड में और सिल्वर में रखना चाहिए। ये सवाल तो अक्सर सब पूछता है कि मार्केट यहां से कहां तक जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं पूछता है कि यहां से जहां जाएगा वहां जाने के बाद फिर क्या होगा। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं अनुज जी, आपने कहा कि 48,400 तक गोल्ड जा सकता है, 70,200 तक चांदी। तो ठीक है, मान लीजिए अभी किसी ने बाई किया और 48,400 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, 70,200 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ये तो ठीक है। लेकिन 48,400 के बाद गोल्ड का क्या होगा, 70,200 के बाद चांदी का क्या होगा? क्या वहां से गिरावट आएगी या फिर वहां से एक और तेजी हम देख पाएंगे, ये बताइए। देखिए, कमोडिटी की एक बड़ी ब्यूटीफुल थिंग ये है कि वो लेवल्स पे चलता है। अब जो अगला लेवल होगा, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करें तो $1830 रहेगा, जो कि MCX में करीबन 48,400 का लेवल रहेगा। 48,400 के आसपास अगर मिले आपको तो वहाँ प्रॉफिट बुक करें और उसके बाद आप वेट करें। अगर मार्केट 1830 के ऊपर सक्सेसफुल ट्रेड करता है तो आप अगेन बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं, जो कि ऊपर में आपको 48,800 तक के लेवल मीन्स करीबन $1850-1860 तक ले जाएगा। तो लेवल्स पे अगर ट्रेड करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो इनिशियली जो लेवल है हम 48,400 को फोकस करेंगे, 48,400 पे प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद अगर मार्केट चलेगा तो अगेन बाय करेंगे, जो कि 48,800 तक के टारगेट को लीड करेगा। राइट,
ठीक है, तो ये आपने बताया कि उसके बाद की कहानी बुलियन मार्केट की होगी क्या। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड की, सिल्वर की, लेकिन एक और खबर है, और ये खबर है अनाज खरीद को लेकर। सरकार ने इस बार गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद की है, और 6 जुलाई तक करीब करीब 865 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, और 6 जुलाई तक करीब करीब 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। सवाल यह है कि इतनी ज़बरदस्त खरीद के बाद क्या रखने का पुख्ता इंतजाम है, वेयर हाउस की पर्याप्त व्यवस्था है, या वहां पर कुछ बड़े अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या वहां पर कुछ और अभी नए वेयर हाउस बनाने की तत्काल ज़रूरत है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सिराज चौधरी साहब, जो कि NCML के MD और CEO हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो आपसे मेरा यही होगा कि जो रिकॉर्ड खरीद हुई है धान की और गेहूं की, आप बताएं जरा, क्या इसे रखने में कोई दिक्कत भी आएगी सर? धन्यवाद नितिन जी। इसमें रखने में दिक्कत जितनी आनी चाहिए थी या आ सकती थी, उसमें कमी इसलिए होगी क्योंकि सरकार ने इस बार फिर एक बार जो प्रधानमंत्री की स्कीम है जिसमें लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, अब की नवंबर तक फिर अनाउंस किया है कोविड के चलते हुए, जैसे कि पिछली बार किया था, और उसके कारण जो काफी कुछ खरीदी हुई है वो उसकी खपत हो जाएगी। मगर उसके बावजूद जिस स्तर पे खरीदी हुई है, माल को रखना पड़ेगा, और उस माल को रखने के लिए जैसे कि अगर हम पिछले 2-3 सालों से देखें, बावजूद इस बात के कि हम ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जो है इस वक्त वितरण कर रही है अनाज का कोविड से पीड़ित लोगों के लिए, और खास करके गरीबों के लिए जो अभी और कोई सहारा नहीं है जिनके पास, मगर उसके बावजूद सरकार का जो स्टोरेज है, अभी हम स्टॉक देखें जो सरकार के पास है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये अनाज वेस्ट ना हो और उसे हमें लंबे समय तक रखना हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसकी स्टोरेज की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, क्योंकि अक्सर पास्ट में हमने देखा है कि खबरें आती हैं कि अनाज बर्बाद हो गया, बारिश में सड़ गया, चूहे खा रहे हैं। हालांकि वो मात्रा कम हो गई है, इससे जागरूक हो गए हैं हमारे गवर्नमेंट की एजेंसीज जो स्टोर करती हैं, मगर भविष्य के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज ऐसी हों। और इसके तहत एक काम जो सरकार ने किया था पिछले कुछ सालों में, एक स्कीम लाए थे जिसमें FCI ने प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर अरेंजमेंट था कि जहां पे प्राइवेट ऑपरेटर्स टेंडर के थ्रू, जिन्होंने साइलो स्टोरेज, जो कि समझ लीजिए बड़े ड्रम की तरह होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, दुनिया भर में गेहूं या और अनाज इसी तरह से स्टोर किया जाता है। तो भारत में भी इसकी स्थापना की गई और अभी बहुत से साइलोज बन रहे हैं। उसमें हमारी कंपनी ने भी अभी 2 जगह, हरियाणा में सोनीपत और भट्टू जिला फतेहाबाद में, अपने 50,000 टन और 38,000 टन के साइलोज स्थापित किए हैं, और इस साल सरकार ने गेहूं की खरीदी करके वहीं पे उसको स्टोर किया है। उसका इन सब साइलो लोकेशंस में रेलवे साइडिंग्स बैठाई गई हैं, जिसके कारण जब इनको मूव करना होगा तो ये सारा ग्रेन बल्क में स्टोर किया जाता है और बल्क में ही मूव भी किया जाएगा। इसमें मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं कि जब सरकार अभी जो पुराने तरीके से काम करती है, या अभी भी ज्यादातर जगह जहां जैसे काम होता है प्रोक्योरमेंट का, उसका खर्चा लगभग 3,000 से 6,000 रुपए प्रति टन आता है, हैंडलिंग और स्टोरेज का कॉस्ट, जो कि इस साइलो की स्टोरेज में लगभग 1,500 रुपए टन आता है। यानी कि सरकार की सेविंग जो है वो लगभग एक औसत नंबर होगा, करीब 3,000 रुपए प्रति टन सेविंग हो जाती है। और इसको अगर हम ये देखें कि सिर्फ गेहूं के लिए हरियाणा और पंजाब में 200 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, तो हर साल करीब 6,000 करोड़ की सेविंग हो जाएगी स्टोरेज को चेंज करके सरकार को। तो इसलिए बहुत आवश्यक, ये आंकड़े हमें ये बता रहे हैं कि अगर हमें एक भविष्य में लंबे समय तक गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट करना है, तो उसको सही तरह से स्टोर करके लोगों तक पहुंचाना। और दूसरी बात यह है कि भारत में आप अगर देखें तो ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, और अगर हमें एक वर्ल्ड सप्लायर बनना है तो हमारे ग्रेन की क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी के स्तर पे होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब हमारा स्टोरेज और मूवमेंट सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो। ठीक है, जो वर्ल्ड क्लास हो। ये जो आपने बात बताई साइलो तकनीक वाली, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसको आप और आसान भाषा में बताएं, ताकि जो दर्शक हमारे हैं, क्योंकि
कई बार होता ही है कि बहुत सारे लोग एग्री मार्केट चेन में होते तो हैं, लेकिन उनको पूरा फार्मूला पता नहीं होता है कि प्रोक्योरमेंट का क्या फार्मूला होता है, स्टोरेज का क्या फार्मूला होता है। ये साइलो तकनीक जो आपने जिक्र किया अभी, इसको जरा और बताएं कि ये तकनीक होती क्या है, और अगर साइलो तकनीक के जरिए कोई अगर उसमें मान लीजिए अपना स्टोरेज करता है तो क्या फायदा होता है कंपेयर टू नॉन साइलो, ये जरा डिटेल में बताएं सर आप। इसमें मृत्युंजय, साइलो जैसे मैंने बताया, एक साइलो जो है वो लगभग 12,500 टन की कैपेसिटी का होता है, और इसमें गेहूं जैसे हमारे साइलो लोकेशन में आता है, बोरों में आता है, जो कि ट्रक में आते हैं, ट्रॉली में किसान डायरेक्ट भी लेके आता है। उन बोरों से काट के इस मटेरियल को कन्वेयर के थ्रू इस बड़े से साइलो में डाला जाता है, जहां पे ये सारा ग्रेन समझिए एक पूरा मिल जाता है। एक ही इसका वो होता है, समझिए एक कंसोलिडेट एग्रीगेशन होता है, एक जैसा माल कर दिया जाता है। और इसमें रहने से, साइलो में रहने से जो हमें खबरें आती हैं कि चूहे खा रहे हैं, माल सड़ रहा है, बारिश हो गई, कहीं पे भीग गया माल, कुछ और उसमें फ्यूमिगेशन नहीं हो पाया सही से, क्योंकि बोरों में जब रखा जाता है लेयर्स में तो सब जगह दवा नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें साइलो की स्टोरेज में उसमें प्रॉपर उसका समझिए हवा का सर्कुलेशन, फ्यूमिगेशन का सही तरीके से सर्कुलेशन, और ये जितने पेस्ट से है इनसे दूर रहता है। तो इसके कारण इसमें गेहूं की जो कहा जाए रखने की शेल्फ लाइफ जो शब्द कहें वो बढ़ जाती है, और जो और एलिमेंट से खतरा होता है गेहूं को वो दूर किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी यह है कि जो गेहूं इसमें साइलोज में स्टोर किया जाए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आपने खराब क्वालिटी का माल उसमें रख दिया तो वो सारे माल को खराब करने की भी का खतरा पैदा कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग उसकी टेस्टिंग बहुत जो कहा जाए गंभीरता से और बहुत गौर से करते हैं, सर, क्योंकि माल अच्छा स्टोर होगा। हाँ चौधरी जी, अगला सवाल सर मैं आपसे ये पूछने वाला था। जी जी जी, ओके, नहीं ये बात ठीक है आपने जो कहा, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहता। कई बार वेयर हाउस को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट को लेकर कई बार इस तरह की दिक्कत पाई गई है वेयर हाउस में कि खराब क्वालिटी का माल निकल गया, कंप्लेन भी हुआ, हमने भी बहुत सारी खबरें चलाई हैं इसको लेकर के। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो साइलो तकनीक आपने जिक्र किया, अगर मान लीजिए कोई अगर आता है जमा करने, कोई किसान, और उनके फसल की क्वालिटी बहुत अच्छी है और किसी के फसल की क्वालिटी खराब है, अगर ये दोनों मिक्स हो जाए तो इसमें तो जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनको नुकसान होगा। मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि क्या इसमें जो मैनेजमेंट का जो टाइमिंग है वो ज्यादा लगेगा क्या, क्योंकि बोरी में तो आपने रखा और फिर जब उसको कहीं दूसरी जगह भेजना है तो बोरी से आपने ट्रांसपोर्ट किया और चला गया, लेकिन इसमें फिर से आपको निकाल के पैकिंग करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर कोई हर्डल है क्या सर, या कोई दिक्कत है क्या क्वालिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर? एक तो गवर्नमेंट की स्टोरेज है, उसमें इसमें सबसे पहले तो बता दें कि इसमें लेबर बहुत कम यूज होता है, क्योंकि बोरा आता है, मतलब ट्रक खाली होता है और सीधा कट जाता है, तो उसको जो बोरे की स्टैकिंग करनी होती है ये सब कोई काम नहीं करना होता है। वो सीधा बल्क में एक जगह से ट्रक से कट के उतरता है और सीधा कन्वेयर में जाके लोड हो जाता है, मगर उससे पहले उसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग करना जरूरी होती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हम समझिए सरकार एफसीआई के लिए जो कर रहे हैं काम, उसमें तो सारा जो भी माल आ रहा है वो अगर उस एक सर्टेन गिवन क्वालिटी को पास करता है तो हम उसको लेते ही हैं, मतलब हमारा। मगर जो ऐसा भी है कि काफी माल हमने शायद रिजेक्ट भी किया है इस उस पे कि वो माल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और वो माल अगर अच्छे माल से मिल जाता तो वो क्वालिटी को खराब कर सकता था। दूसरी बात, जब ये माल जाता है तो भी इसकी लोडिंग, अब जो सिस्टम बन रहा है, जैसा मैंने कहा कि रेलवे साइडिंग्स के साथ है, तो ये माल भी अब बल्क में ही लोड करके जाएगा। तो इसमें बैगिंग की जो आप बात कर रहे हैं कि दोबारा इसको लोड करने के लिए पैकिंग करनी पड़ेगी, ऐसा ये इन सेंटर्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसकी बैगिंग होगी जहां पे इनको, जैसे अगर पंजाब से या हरियाणा से माल बिहार जाता है तो बिहार में के भी यहाँ से जाएगा साइलो, यहाँ के साइलो से बिहार के साइलो में जाएगा, बिहार के साइलो से जब उसे पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तब वहां पे बैगिंग करने की आवश्यकता होगी, मगर वो भी बिल्कुल मैकेनाइज्ड बैगिंग सिस्टम्स सेटअप किए गए हैं। तो इसमें पूरे सिस्टम में चलिए ये भी आपने बहुत क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया। राइट सर, राइट, बहुत शुक्रिया सिराज चौधरी जी आपका डिटेल में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि रिकॉर्ड प्रोक्यूरमेंट के बाद इस वक्त स्टोरेज की क्या व्यवस्था है और वहां पर क्या कुछ करने की जरूरत है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी।
नमस्कार मतेंद्र। नमस्कार, पूछिए सर मेरा ये निकल पे सवाल पूछिए है। सर। निकल पे सर। निकल पे, हाँ जी, ओके, पूछिए क्या सवाल है। मेरा अनुदी से सवाल है सर, ये निकल का क्या टारगेट है 1 महीने के लिए? ये 1400 क्यों नहीं हो रही है? 1 महीने के लिए निकल का, अच्छा 1 महीने का टारगेट आप जानना चाहते हैं। निकल में गिरावट है वैसे 1% की। बताइए अनुज जी, क्या टारगेट है आपका 1 मंथ के लिए निकल में? देखिए, निकल में 1400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही 1390 से वापस से नीचे की तरफ आया है। तो 1400 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो आपको ये ऊपर में 1500 तक जा सकता है। इनिशियली मुझे लगता है कि एक बार भाव नीचे करीबन 1330 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकता है। आप 2 लेवल वॉच रखें, नीचे में 1330 और ऊपर में 1400। 1400 का लेवल अगर ब्रेक करे तो आप खरीदारी कर सकते हैं, और नीचे में अगर 1330 के आसपास मिले तो वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सूर्या का, आगरा से हैं हमारे साथ। पूछिए सूर्या जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर में बाई करना चाहता हूँ। 68,000 के भाव सर देखने के लिए मिलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे? क्या भाव नीचे में, क्या भाव आ सकती है सर नीचे? सिल्वर में आप बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है। बताइए अनुज जी, बाइंग का भाव क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या है चांदी में? देखिए, खरीदारी के लिए नीचे भाव अगर 66-67 हज़ार के आसपास मिलते हैं, मीन्स करीबन $25 के आसपास, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम दिवाली या ईयर एंड तक बात करें तो आपको ऊपर में 78,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप 65-66 हज़ार के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या है? हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में करंट रेट से खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 47,900 का रहेगा। टारगेट 48,450 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल? मेरा कॉल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट कुकुड़ में रहेगा। बिकवाली करके चलना चाहिए। 2,920 के आसपास एक बिकवाली करके चल सकते हो। 3,000 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए आप नीचे टारगेट 2,770 पे रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी? हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, जहां पर बिकवाली का ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 276 पे लगाएं। टारगेट 260 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका। सुनंद सुब्रमण्यम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।